नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यही रात अंतिम, यही रात भारी। एमपी चुनाव में बहुमत किसे मिलेगा, इसकी तस्वीर साफ होने का समय आ गया है। ये बस एक रात बाकी है और सुबह का सूरज उगने के साथ ही शाम ढलते प्रदेश के मतदाता जनादेश के साक्षी बन जाएंगे। लेकिन आज की रात 5 साल की पिछली रातों से अलग होगी, क्योंकि इस रात के निकलने से किसी एक पार्टी के सिर पर जीत का सेहरा बन जाएगा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि प्रदेश में फिर शिवराज आएंगे या कमलनाथ। किसकी भविष्यवाणी पर जनता की मोहर लगेगी? सवाल तो यह भी है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। शुरू हुआ काउंटिंग का काउंटडाउन। किसे मिलेगा मध्य प्रदेश का क्राउन? तो पहले से ये उम्मीद क्या विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल। मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। अपनी अपनी जीत के दावों के बीच मध्य प्रदेश में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस कुछ घंटों के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधने जा रहा है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 3 दिसंबर को फिर से वो सरकार बनाएगी। दरअसल बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा भरोसा लाडली बहनों पर रहा। उनका बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत और एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत पार्टी के जोश को और हाई कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बम्पर बहुमत के साथ वे फिर सत्ता में आएंगे। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार करे और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इधर मतगणना से पहले कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बधाई देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर भोपाल में पोस्टर भी लगाए गए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 130 से 140 सीटें अब की बार वो जीतने जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशियों को जीतने के बाद भोपाल बुलाया गया है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। हमारा यही कहना है कि कल इसी समय तक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत रहेगी, चाहे इंदौर 1 में हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश में हो। कल परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी। 140 से कम सीट नहीं आएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 18 साल इनको काम करने का मौका दिया, परंतु 18 साल के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। दोनों ही दल सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन किसका कॉन्फिडेंस हकीकत में बदलेगा, ये तो रविवार को आने वाले नतीजों से ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती दोनों दलों के सामने रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हैं और जयराम शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं। गजब का कॉन्फिडेंस है दोनों ही दलों में। बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता कह रहे हैं कि हम ही लौट रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। और कांग्रेस में तो पोस्टर लग गए पीसीसी के बाहर, बधाइयां देना शुरू हो गई, जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। आखिर ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से नेता? कोई जीतेगा तो एक ही, और इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? दोनों के कॉन्फिडेंस के पीछे की क्या वजह है? पहली चीज तो कोई लहर है नहीं जी, ना कांग्रेस के पक्ष में ना भाजपा के पक्ष में। मतदाता
भी अपने पत्ते नहीं खोला, यानी कि गुमसुम है, सिवाय इसके कि जो सड़क पर एक शोर परिवर्तन का जरूर सुनाई दिया, और वो शोर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का था, बेरोजगारी का था, युवाओं का था, और ऐसे लोगों का भी था जो लगातार एक चेहरा देखते हुए, एक पार्टी की सरकार देखते हुए उकताए हुए थे। तो इसलिए असेसमेंट करना, और दूसरा एक मसला ये था कि एक बड़ा वर्ग है जो चुपचाप है, जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए आकलन करने वालों को, एग्जिट पोल को भी, सबको एक कंफ्यूजन की स्थिति है। नेताओं में भी वो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सब सोचते हैं कि वातावरण हमारे पक्ष में है। कांग्रेस सोचती है कि ये जो सड़क का गुस्सा है, ये जो ओपीएस चाहने वाले कर्मचारियों की जमात है, ये युवा बेरोजगार हैं जिनकी नौकरियां फंसी हुई हैं, जिनको 5 साल से कोई नियुक्ति नहीं मिल रही है, उनका गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा है, ऐसे लोगों का गुस्सा है जो सरकार को बदल देना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं एक ही पार्टी की लगातार सरकार। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उसने जो एक विशाल लाभार्थी वर्ग पैदा किया है, बनाया है, उसको मदद और संरक्षित किया है। 1,31,00,000 लाडली बहनें, 85 लाख वो किसान जिनको सम्मान निधि मिलती है, 45 लाख वो लाडली लक्ष्मियां, और बड़ी संख्या में वो लोग जिनको पक्के मकान मिल गए हैं, जिनको 5 लाख की इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं, जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है और अगले 5 साल तक मिलेगा। भाजपा के कॉन्फिडेंट के पीछे का आधार यही है, क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है वो गुस्साए हुए वर्ग से उसका आकार, उसकी साइज ज्यादा है, लेकिन गुस्सा तो सड़क पे है, दिखता भी है, लोग महसूस भी करते हैं, और वो मीडिया में व्यक्त भी होता है। हमारे मीडिया जगत में भी कंफ्यूज रहा है इस चुनाव को लेके, और अभी तक ये एसेस नहीं कर पाया कि ये हवा का रुख किधर है, इसलिए ये इस तरीके की कसमकस और पेचीदगी बनी हुई। ये तो योगेश जी, असमंजस में है। कुछ एग्जिट पोल कहते हैं कि आप पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं, कुछ आपको किनारे पर लाते हैं, कुछ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, और जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि जो वर्ग है, नाराज है, वो यदि कांग्रेस के साथ गया, जो लंबे समय से 18 साल से एक ही चेहरा देख रहा था, वो कांग्रेस के पाले में गया, तो आपका आकलन फेल हो सकता है। सिर्फ लाभार्थी वर्ग के भरोसे हैं आप, और जो दावे कर रहे हैं उसके पीछे यही है। देखिए ब्रजेश जी, मैं आदरणीय शुक्ला जी की बातों का बड़ी सम्मान के साथ खंडन करता हूं। आदरणीय शुक्ला जी ने एग्जिट पोल पर विश्लेषण की जगह थोड़ा आरोप प्रत्यारोप पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि आरोप प्रत्यारोप का समय जा चुका है, उसके ऊपर वोटिंग हो चुकी है, कल काउंटिंग का समय है, बात इस पर होनी थी। ठीक है, वो उनका एक अपना नजरिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आपने कहा एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल के अंदर जितने भी हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्लियर मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। और इन एग्जिट पोल का एक मैं विश्लेषण करते हुए आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊंगा ब्रजेश जी, कि लगभग 76 से 95% तक एग्जिट पोल पिछले 6 महीने पहले हुए कर्नाटक के चुनाव में सही हुए, उसके पहले कई जगह चुनाव हुए, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के समय तो लगभग 90% तक ये एग्जिट पोल सही हुए। और अगर मई लोकसभा में जो 2019 में चुनाव आयोजित हुए थे, उसमें 2 बड़े चैनलों ने, मीडिया समूह के आज तक और एबीपी न्यूज ने 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 0 सीट एबीपी ने दी थी और आज तक ने 1 दी थी। वो 100% सच हुआ था साबित। तो बात इस पर होनी चाहिए, आज का विषय भी वही है, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। तो एबीपी कह रहा है कि आपकी सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस की बन रही है, आज तक कह रहा है कि आपकी सरकार बन रही है। यदि दोनों के आंकड़े आप बता रहे हैं तो
मैं नहीं, हाँ, ये मैं विश्लेषण, पुराने विश्लेषण का भी वो दावा ना दे रहा हूँ। जो पिछले 3-4 चुनावों में आकलन है वो 76 से 94% तक सच हुआ है। मैं इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इसमें आगे बात बढ़ाते हुए बोलूंगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो कैसे, थोड़ा सा उसको विश्लेषित करना चाहूंगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली थी, मतलब ग्राफ जो था वो ऊपर से नीचे आया था। अभी जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, लगभग 38 से 42-44% तक गया है। तो ब्रजेश जी, जब ग्राफ बढ़ता है तो सीटें बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा होती है, और जब ग्राफ डाउन होता है तो सीटें कम होती हैं। तो वहां कांग्रेस के 75 से ग्राफ डाउन हुआ है, 50 और 48-45 के बीच में उनका ग्राफ आया है। ये एक बहुत बड़ी वजह मानता हूँ। दूसरी गुप्ता जी, ये कॉन्फिडेंस आपका बीच चुनाव में नहीं था, पहले आपका कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आए तो आपका हाई हो गया, क्योंकि आप सीएम का चेहरा भी घोषित नहीं कर रहे थे, दिग्गजों को उतार रहे थे, कहीं ना कहीं लो था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं था लो। हम शुरू से बड़े उत्साह में पूरे, देखिए, हमने 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से 65,000 बूथों तक जो अपनी पकड़ बनाई थी, हमारा बूथ सबसे मजबूत, उसके अंतर्गत हमको 42 से 43% वोट मिला है। भले ही वो 51% हमारा लक्ष्य था, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, मगर हम बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। और लाडली बहनों ने सारे कांटे रास्ते के निकाल दिए। आपके चैनल के माध्यम से सारी लाडली बहनों का धन्यवाद है, आभार है, अभिनंदन है। और अभी रिजल्ट नहीं आए। हमारे शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी कल एक बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है, और निश्चित रूप से बन रही है, तो हम लाडली बहनों को लखपति बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम नेक नियत से काम कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक का काम। और जो आदरणीय शुक्ला जी ने बेरोजगारी का सवाल उठाया, जो भ्रष्टाचारी का सवाल उठाया, तो सड़क पर इस प्रकार का एक भी आंदोलन लेकर कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में नजर नहीं आई। कांग्रेस नजर नहीं आई, लेकिन शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आप किसके भरोसे हैं? आप लाभार्थी वर्ग के भरोसे हैं। आपने जीत का आंकड़ा तो बता दिया कि यदि जीते हैं, कांटे निकाल दिए लाडली बहनों ने, लाभार्थी वर्ग ने। यदि हारे तो 1 मिनट मान लें हम, आप यदि कुछ आंकड़े एग्जिट पोल आए, यदि हारे तो क्या वजह रहेगी फिर? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम हार और जीत ये जनता जनार्दन होती है, उसका निर्णय सर्वोपरि होता है, सहर्ष उसको भी स्वीकार करेंगे। मगर हम हार इसलिए नहीं रहे कि हमें पिछले 18 वर्षों में जो हमने बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, मिस्ता बंटाधार के समय, उसको एक विकसित, अग्रणी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया है। बिल्कुल, योगेश जी लौट रहे हैं दूसरे दौर में। कमलनाथ जी का कार्यकाल भी देखा है। को भी मौका दे दें कि उनका जो कॉन्फिडेंस है कुछ ज्यादा ही हाई है। जब उपचुनाव होते हैं तो कहते हैं भावी सीएम लौट कर आ रहे हैं कमलनाथ, अवश्य हम भावी सीएम कमलनाथ, और अब कह रहे हैं जनता का साथ देने फिर आ रहे हैं कमलनाथ। और वो तो कह रहे हैं कि सारे कांटे बहनों ने निकाल दिए। और आप भी, जो शुक्ला जी ने कहा, किसके भरोसे हैं? जो सड़क पर बेरोजगार था, जो नाराजगी थी, एक चेहरे के प्रति उदासी आ गई थी, निराशा आ गई थी, उसके भरोसे हैं आप। और गुप्ता जी कह रहे हैं सड़क पर नहीं दिखे आप। दीजिए जवाब। महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी की बात को इस तरीके से शरीर से नकारता हूं कि गुप्ता जी 6 महीने पहले तक हमारे साथ सड़कों पर संघर्ष करते रहे, हमारे पुराने साथी, पुराने भाई हैं, और उम्मीद करूंगा कि परिवर्तन के साथ इनका हृदय भी परिवर्तन होगा और ये वापस लौटेंगे। शुक्ला जी ने जिस तरह के जो तर्क रखे, चूंकि आज कोई आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मैं गुप्ता जी की बात से सहमत हूं, आज विश्लेषण का और अब आत्मावलोकन का समय है। और शुक्ला जी ने जिस तरह से बड़े बेबाक तरीके से उन तथ्यों को रखा है, तो राजनीति विज्ञान के अध्येता होने के नाते मैं उनकी बात से पूरी तरह समर्थन करता हूं। क्योंकि आप ये देखिए कि 2018 का जब चुनाव हुआ था और आज 2023 का चुनाव है, तो जनता में, माहौल में एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। जिस ओपीएस की बात शुक्ला जी कर रहे थे, 2018 में ये मुद्दा नहीं था। कर्मचारी जो था वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के साथ था। लेकिन इस चुनाव में जो हमने ओपीएस का मुद्दा रखा, तो ना केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि उनके परिवारों को भी अपने भविष्य की सुरक्षा महसूस हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शुक्ला जी ने की कि युवा जो है वो नाराज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निश्चित रूप से है। छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। आप ये देखिए कि अतिथि विद्वान जिनके नाम पर तथाकथित महाराज और अब भाई साहब
अपनी सत्ता को छोड़ के सड़कों पे आने की बात करते थे, इन 3.5 सालों में इन अतिथि विद्वानों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया। और जब न्याय करने की बात आई तो झूठ, छल और कपट के साथ इनको एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और दिहाड़ी कर्मचारी बना के जो का त्यों रखा। इनको कहा था कि हम फिक्स वेतन देंगे। तो आज मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि 5,000 से ज्यादा अतिथि विद्वान महाविद्यालयों में जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग और उनके परिवार के लोग और उनसे जुड़े हुए विद्यार्थी। फिर इसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिथि विद्वानों में भी खाई खोद दी। एक बना दिया जनभागीदारी वाला, एक बना दिया रिक्त पद वाला। रिक्त पद वाला प्यारा हो गया और अतिथि जो जनभागीदारी वाला है वो नफरती हो गया इनका। उनके लिए इन्होंने कोई सुरक्षा की बात नहीं की और कोई सुविधा देने की बात नहीं की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो पटवारी परीक्षा की बात हमारे शुक्ला जी ने की और बेरोजगारी की बात की, तो आप ये देखिए कि 18 से 30 साल तक का नौजवान इस बार मुखर होकर वोट करने निकला है और ये वोट सरकार के खिलाफ करने निकला है, क्योंकि उसने ये देखा कि या तो परीक्षाएं नहीं हो रही, परीक्षाएं हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा। जी के एक पाले की बात पकड़ लिया आपने। वो तो ये भी कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग से वो जो नुकसान होना था बीजेपी को, उसने भरपाई कर ली है एक तरह से, वो इस वर्ग के भरोसे है। तो आप कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग और जुड़ा है इस चुनाव से पहले, वो लाडली बहन। बिल्कुल, अगर लाडली बहनों की हम बात करते हैं, लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं, तो लाडली बहनों को मात्र थोड़ी सी कोई राशि देके उनको सम्मान और सुरक्षा देना मैं नीतिगत नहीं मानता। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में 1,41,00,000 लाडली बहनों को इन्होंने 1,000 या 1,200 रुपए देने का प्रावधान किया और उसकी शुरुआत की। लेकिन क्या 1,42,00,000 बाकी की बहनें लाडली नहीं है, जो 18 साल से लेकर ताउम्र बैठी हुई हैं, जिनको आपने अपने लाभार्थी के क्षेत्र से छोड़ दिया, उन्हें आपने लाडली नहीं माना? तो एक तो ये इन्हें खाई पैदा कर दी कि एक लाडली है और दूसरी लाडली नहीं है। तो उन महिलाओं का, उन नारी शक्ति का, उनका वोट कहां जाएगा जिनको आपने लाडली नहीं माना? वो संख्या 1,42,00,000 है ब्रजेश जी, और जिनको ये लाभार्थी बता रहे हैं वो 1,31,00,000 है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिन लाडली बहनों को आपने 1,000 या 1,200 देने की बात की, आपने 3.5 साल तक उनके बटुए, उनके गुल्लक, यहां तक कि उनके पल्लू में बंधी हुई चिल्लर तक महंगाई के नाम पर खाली करा दी। और आज आप उनसे कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम करेंगे। जब 450 का सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिलता था, आप 1200 पे ले गए। बिजली का बिल आज महिलाओं को करंट मार रहा है। खाने का तेल हो, खाने का अनाज हो, ये सारी चीजों के बाजार में जो दाम बढ़े हैं, उससे उनकी छोटी छोटी जो बचतें थी, जो गुल्लक थी, जो पल्लू में बंधी हुई चिल्लर थी, वो तक तो आपने छीन ली साहब। अब वो छीनने के बाद दूसरे हाथ से आप उनको देने की बात, चुके नोटबंदी में ही चले गए थे वो चिल्लर और बंदी। अब तो बहुत पानी बह गया नर्मदा जी से। यस, वही मैं कह रहा हूं कि जो पानी बह चुका है और सिर से ऊपर निकल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन लाडली बहनों का आशीर्वाद शिवराज सिंह जी को मिलेगा, क्योंकि इनको किसी तरह का कोई लाभ इन 3.5 सालों में नहीं मिला है। तो युवा वर्ग, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी जो अपमान के घूंट भी पीता रहा। बहुत सारी घटनाएं आपने भी चैनल पे दिखाई हैं कि कर्मचारियों किस तरह पीटा गया, यहां तक कुछ अधिकारियों की हत्याएं भी हुई, उनका अपमान भी हुआ। तो ये सारी की सारी बातें इस चुनाव में एक नए परिणाम के रूप में, नए सवेरे के रूप में कल से शुरुआत होगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और तो पूरे मध्य प्रदेश में इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि फ्री बीज की भी एक तरह से परीक्षा है। जब हम बीआरएस को देख रहे हैं कि यदि एग्जिट पोल पर ही हम बात कर रहे हैं कि वो वहां पे खिसकती जा रही, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीबीज तो देने वाली उनकी पार्टी थी। और मध्य प्रदेश में उसकी बदौलत यदि बीजेपी ये सोच रही है कि सत्ता में बरकरार रहेगी और गारंटी के भरोसे कांग्रेस सोच रही है कि हम लौट के आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी एक पर तो भरोसा करेगी ना जनता? यदि फ्रीबीज को वहां नकारा जा रहा है तो मध्य प्रदेश में क्या उसे पसंद किया जा रहा है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी तो फ्रीबीज की बहुत सारी योजनाएं बघेल सरकार ने शुरू की हैं। तो क्या इस बार इसकी भी परीक्षा है कि आपने ओबलाइज कर दिया लाभार्थी, लेकिन लाभ लेने के बाद भी आपको वोट देगा या नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं है? मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी शुक्ला जी, आप ही से पूछ रहा हूं। एक्चुअल में ये आप चीजें कॉमन हो गई हैं। अब छत्तीसगढ़ में उनने कहा एक पेटी का जो एमपीएस है वो 31 देंगे, 3100 देंगे, तो उन्होंने कहा हम 3200 देंगे। उन्होंने कहा हम 1100 देंगे, तो उन्होंने कहा हम 1200 देंगे।
ऐसी घोषणाएं होने लगी हैं, जैसे यूपी में मैंने सुना था कि हम स्कूटी देंगे, तो फिर दूसरे ने घोषणा कर दिया कि हम उसमें तेल डलवाएंगे। शुक्ला जी 5 किलो घी का भी बोला था उन्होंने 5 किलो घी का भी बोला था, अगर आपको याद हो 5 किलो घी का भी बोला था कि बोलेंगे तो भैया मैं वो खिचड़ी में चला गया, सरकार की खिचड़ी में चला गया। सुपरमार्केट में जैसे आते हैं ना ऑफर्स कि 5 किलो गाजर लो तो 1 किलो शक्कर फ्री, तो एक इस तरीके का एक मजाक बन गया। ये यद्यपि जनता का मजाक है, लेकिन जनता जो दे रहा है उस पर भरोसा करती होगी या जो वादा कर रहा है उस पर भरोसा करती होगी? देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे जहां तक पहली चीज एक स्पष्ट कर दूं, ये योगेश जी के ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप की बात, मैंने सवाल ये था कि दोनों कॉन्फिडेंट क्यों हैं। मैंने कहा ये इसलिए कॉन्फिडेंट है कि इनके साथ एक गुस्साया नाराज वर्ग है, ये कॉन्फिडेंट इसलिए है कि इनके साथ लाभार्थी। मैंने आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं करी, पता नहीं क्या आपने सुना, हमको पता चला कि कह रहे थे कि आपने कहा ना सड़कों पर नाराजगी दिखी लोगों की, तो उनको इस पर दिखी ना भाई। एक तरफ जो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो सड़क में जो मरमरिंग है, जो सड़क में चर्चा है उसके आधार पे है बिल्कुल। और तो बीजेपी में कॉन्फिडेंस है वो जो खामोश सही है। मैंने ये बात कही है, मैंने आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। और बिल्कुल ओपीएस का इशू है, बेरोजगारों की और युवाओं का गुस्सा है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी में भी ये जो लाभार्थी वर्ग है बिल्कुल बीजेपी का एक बड़ा सॉलिड वो है। तो जो आप फोकट की योजनाओं की बात कर रहे हैं, देखिए मुझे ये जो लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी की योजना है जो निकट भविष्य में आप देखो पूरे देश में सब लागू करेंगी, मैं इसको फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं मानता, क्योंकि मैं इस चुनाव के दरमियान लगभग 200 बहनों से बात किया, 200 जो झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं। आपको मालूम होगा कि 34 सीटों में बहनों ने ज्यादा वोट किया पुरुषों के मुकाबले। 34 में से 24 हमारे विंध्य क्षेत्र की। मैं विंध्य क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं यहाँ डिस्पैरिटी को समझता हूं कि महिलाओं को किस तरीके से दमित किया गया और आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्र नहीं होने दिया गया। चाहे अच्छे खाते परिवार की भी औरतें और महिलाएं हों, लेकिन आप घर में रहो, चूल्हा चौकी करो, ये करो, धीरे 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 ये अपने आंगन से बाहर निकल रही है, काम कर रही है, ये कर रही है। तो ये छोटी सी हमको छोटी सी लगती है, खाए पिए घायल हुए लोगों को ये छोटी सी रकम लगती है। तो मतलब शिवराज जी जो कह रहे हैं कांटे निकाल दिया होगा, तो एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर ये भी है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में कीजिए, कहिए, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। हाँ जी, देखिए ब्रजेश जी, मैं आदरणीय शुक्ला जी का सम्मान करते हुए ये बात कह रहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला गया। इस बात को संदीप सबलोक जी ने भी स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी विश्लेषण में आरोप प्रत्यारोप पे ज्यादा ध्यान दिया। मैं आता हूँ ये कहा था कि कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। मैंने सुना, मैं चुनाव के विश्लेषण कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की वजह बता रहा हूँ। देखिए टोटल वोट परसेंट हुआ मध्य प्रदेश में 77%। इस 77% वोट में जो मैक्सिमम वोट हुआ है वो ग्रामीण इलाके में हुआ है। शहरी इलाकों में 54 से 60% वोटिंग हुई। ठीक है, तो अब हम आज की रात के बाद कल के लिए छोड़ देते हैं। कल इस पर चर्चा करेंगे कि किसके दावों में दम है और किसके दावे सही साबित हुई। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आपको रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, निर्दलियों के लिए भी, क्योंकि इस रात के बाद किसी के खाते में खुशी आएगी, किसी के खाते में 5 साल का गम। और इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो दोनों ही दल दावे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं या हम सत्ता में बरकरार रहेंगे। जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि 2 में लड़ाई होगी तो हारना किसी एक को तो पड़ेगा ही। अब वो कौन होगा उसके लिए कल तक इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।